बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुज़द्दलिफ़ा फ़ातिमा, दी एम्स ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से। आई एम डिलाइटली वेलकम टू मिस्टर साकिब, who has been working as a leading telecommunications company. Welcome, sir. थैंक यू सो Sir, मच how are मुस्तफा। you? क्या आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र सर। सर इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, सर उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन, अपनी लाइफ जर्नी अब तक आपने जो भी अचीवमेंट्स हैं आपकी, वो हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सर। Alright, thank you so much. First of all, मुस्तफा, thank you and thank you the AIM Trainings Institute की जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यूथ से मुखातिब हो सकूं। मेरा नाम साकिब खटक है और मैं एक बिजनेस ग्रेजुएट हूँ। ओवर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस मेरा इंडस्ट्री में हो चुका है। मैंने अपने करियर का आगाज़ एज अ बिजनेस टू बिजनेस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किया। अल्लाह ताला ने मुझे वक्त के साथ साथ ग्रोथ दी। Then I joined a telco in supply chain department, जिसमें end to end supply chain manage करना मेरी responsibility थी। वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। Then I moved to another leading telco, जिसमें मुझे global reporting का exposure मिला। मैं global dashboards बनाता था, daily, weekly, monthly reports बनाता था और अपनी management को supply chain से related आगाही देता था। उसके बाद मेरा पोर्टफोलियो मज़ीद रिच हुआ और मुझे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर की या एज अ प्रोजेक्ट एक्सपर्ट कहने मौका मिला, जिसको मैंने अवेल किया। आज मैं पिछले 1.5-2 साल से फाइनेंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ एक लीडिंग टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी के साथ। इसके साथ साथ पिछले 6 सालों से मैं खुद को एज अ ट्रेनर या एज अ मेंटोर भी डेवलप कर रहा हूँ, जिसमें मैं काफ़ी रिसर्च भी करता हूँ। इसके अलावा लीडिंग ट्रेनर्स के साथ बैठता हूँ, उनके साथ काम भी करता हूँ, एज अ फैसिलिटेटर भी काम करता हूँ और अब मैं एज अ ट्रेनर भी काम करता हूँ। मैं स्टार्टअप मेंटोरशिप भी करता हूँ और जो न्यू जॉब होती है, जो बच्चे नए जॉब्स में आते हैं, न्यू एंट्रेंट्स जिनको हम कहते हैं, मैं उनको भी मेंटोरशिप करता हूँ, उनको बताता हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं। तो ये था मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। सर जैसा कि आपने कहा आप एक वेल सेटल जॉब के साथ लेके चल रहे थे, सर आपने ट्रेनिंग की तरफ आने का फैसला कैसे किया? व्हाट ये इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस? एग्जैक्टली मैं जब भी ट्रैवल करता था, मैं ट्रैवलर हूँ, मुझे आउट गोइंग बहुत पसंद है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से नॉर्थ से लेकर साउथ तक का सारा एरिया ट्रैवल किया हो और मैं देखता था कि हमारे यहाँ एनर्जी बहुत है, लोगों में कुछ कर गुजरने का जज्बा बहुत है, लेकिन उनका एजुकेशन लेवल या नॉलेज बेस जो है वो उस तरह से डेवलप नहीं किया जाता कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो मैंने सोचा कि जो मुझे आता है, मैंने अपने साथ तैयार कर लिया कि एटलीस्ट जो मुझे आता है, जो मैं सीख रहा हूँ, वही मैं आगे पास ऑन करूँगा। मैं जो मेंटोरशिप्स बहुत से बच्चों की करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर चार्ज देम एनी फीस, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस दे गेट प्रॉफिटेबल। हाँ, जब प्रॉफिटेबल हो जाए तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी फीस तो ले लेनी चाहिए, लेकिन जो मेरा एम है वो यही है कि मैं उनको मेंटोरशिप देता हूँ, उनको बताता हूँ कैसे कंपनी चलानी है, या अगर वो एक जॉब कर रहे हैं तो कैसे एक जॉब को लेके आपने चलना है, किन चीज़ों को लेके। क्योंकि देखें, एज अ एम्प्लॉय मैंने भी जो गलतियां की मैंने उनसे सीखा, लेकिन जो इस तरह की गलतियां करके आप सीखते हैं तो आपको फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वापस अपनी जगह पे आने के लिए, राइट। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चे वही गलती करें और उनको भी उतना ही टाइम लगे वापस मोमेंटम गेन करने में। आज एक बात अगर मैं उनको बता देता हूँ कि आपने ये चीज़ इस तरह नहीं करनी, इस तरह करनी है, तो मेरा ख्याल है उनके 2-3 साल मैं बचा देता हूँ। तो प्राइमरी मकसद यही था कि देखें, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ इसको काइंडली नोट करें, और जो भी मेरी ऑडियंस है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस बात को बहुत नोट करें। कोई भी मेंटोर, कोई भी स्पीकर, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर चूज करने से पहले ये बात नोट करनी है आपने। ये मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ। हर कोई आपको बता देगा व्हाट टू डू, नंबर 1 क्या करना है। इस पे आपको हजारों स्पीकर्स मिल जाएंगे, आपको हजारों किताबें मिल जाएंगी। एंड दूसरा, व्हाई टू डू, ये मत करो, क्यों ये करो, ठीक है, व्हाई टू डू, फाइंड योर व्हाई। इसका सवाब है, ये चीज कर लो। हाँ, लोग हर चीज में, बिजनेस में भी ना, दीन का पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा ले आते हैं, लेके आना चाहिए। दीन हमारा अल्टीमेट गाइड है, हमें तो सारी रहनुमाई वहीं से लेनी चाहिए। इसके साथ साथ वो सिर्फ आपको वाई का पर्सपेक्टिव समझाते हैं। मेरा मकसद, प्लीज ऑलवेज चेक हाउ टू डू इट। व्हाट कुछ ठीक है इंपॉर्टेंट है, वाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको हर बंदा बता देगा, लेकिन हाउ टू डू इट, भाई करें तो करें किस तरह।
आपको लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि जी आप सितारों पे कमंद डाल दें जस्ट बिकॉज जी ये नौजवानों की खासियत होनी चाहिए, लेकिन सितारों पे कमंद डालूं तो डालूं कैसे? मुझे उस द पाथ पे कोई डिफाइन नहीं करता हमें एग्जैक्टली मुझे गाइड। मुझे मुझे वो टूल्स भी तो कोई देना, मुझे वो हम्म टूल्स भी तो कोई दे, अगर दे नहीं रहा तो एटलीस्ट मुझे गाइड करे कि कैसे वो टूल्स मैं एक्वायर करूं। और अगर एक्वायर करने का रास्ता भी नहीं बता रहा तो फिर मुझे भी पता है कि सितारों पे कमेंट डालना जो है बड़ी अच्छी बात है। मुझे भी पता है कि जी टॉप परफॉर्मेंस एक बड़ी अच्छी बात है। मुझे भी पता है कि मेहनत करोगे तो कुछ पालोगे। ये तो बड़ी कॉमन बातें हैं और ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं। सो मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि हाउ टू डू इट। मैं अपने मेंटोर्स को हमेशा एक टूल देता हूँ। नंबर वन, एक टूल देता हूँ कि ये आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है। नंबर टू, हम उसको फॉलो अप रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदे की मेंटोरशिप कर दी तो उसको छोड़ दिया हवा के दोष पे, नहीं। एक केयर टेकर की तरह बार बार उसको वापस कंफर्ट जोन से निकाल के उस टूल के ऊपर अमल करवाते हैं कि भाई आप काम करें, अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो दिस इज द की थिंग विच आई प्रीच, जो मेरा काम है। प्लीज किसी भी स्पीकर के सामने बैठने से पहले, किसी भी एक्सपीरियंस बंदे के सामने बैठने से पहले उससे एक ही क्वेश्चन करें, सर ठीक है बात तो ठीक है बट हाउ टू डू इट, व्हाट इज द गाइडलाइन, व्हाट इज द पाथ, हाउ टू डू इट। जी सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि विदाउट द प्रोसीजर एंड द वे जो यूथ है वो यकीनन भटकेगी भटकेगी, उनको कोई एग्जैक्ट राइट वो पाथ देखें, वे नहीं मिल पाता। मुजदलफा देखें, आप महजूज हो जाएंगे। मैं एक बहुत अच्छी अगर टॉक दूं, हो सकता है आप मेरे लिए ताली भी बजा लें, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे आपको वो बातें, देर इज अ 50% चांस के भूल जाएंगे आप। मुझसे मिलने के फौरन बाद अगर आप खाना खाने बैठ गए तो खाना खाने के बाद आपको मेरी 50% टॉक भी याद नहीं रहेगी। और उसके बाद अगर आपने एक कप चाय पी और 2-3 और एक्टिविटीज की तो जो भी मैंने आपसे बात की आप भूल चुकी होंगी। लेकिन अगर मैं बिल्कुल आपको वो एक प्रैक्टिकल, 100% ड्रेन हो चुका होगा तब तक। एग्जैक्टली मैं अगर आपको प्रैक्टिकल टूल दे दूंगा, आप जब भी उसको खोल के पढ़ेंगी आपको याद आ जाएगा कि हाँ जी ये चीज पढ़ाई गई थी और मैंने इस चीज को अमल करना है, अमली जामा पहनाने के ये स्टेप्स हैं, मैं उसी पे चलूंगी। यस, आपने इल्म हासिल करने के लिए, अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखने के लिए कोई टॉक सुननी है, ये एक अलग डिबेट है। आपने प्रैक्टिकली कोई काम करना है, आपको उसके लिए मेंटोरशिप चाहिए, ये एक टोटली अलग डोमेन है और ये एक टोटली अलग बॉल गेम है। जी सर, मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, जैसे कि जी टुडे आवर टॉपिक इज फ्यूचर स्किल्स, द या स्किल्स यू नीड इन योर कैरियर बाय 2030। हाँ सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि दुनिया जो है बहुत तेजी से बदल रही है, हम्म, और हम इंसान अगर ऐसा कहें कि हम इंसानी तारीख के मुतज़ाद तरीन और तेज तरीन दौर से गुजरे हैं, जहाँ एक तरफ तो टेक्नोलॉजी जो है अपनी हदों से आगे जा रही है, एंड ऑन द अदर हैंड हम देखें तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अपनी डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, जो कभी होती थी बहुत इन थी और वो अब जो हैं अपने जवाल की तरफ ऐसा आना ही, शुरू हो गई है। ऐसा ही। और दुनिया इन तकाज़ों को देखते हुए वक़्त की रफ़्तार के साथ कदम मिला के जो है खुद को अपडेट कर रही है। और हमारी आवाम अगर हम कहें तो अब तक डॉक्टर और इंजीनियर बनने के फ़ोबिया से ही बाहर नहीं आ पा रही। नंबर्स ऐसा ही। और मेरिट की एक रैट रेस लगी हुई है हर तरफ। हर किसी को एक-दूसरे को पछाड़ के आगे निकलना है और सीट जो है डॉक्टर और इंजीनियर की वो हासिल करनी है। क्योंकि फर्स्ट यस, जो हमारी फैमिलीज़ में, सोसाइटी में फर्स्ट प्रायोरिटी है वो डॉक्टर और इंजीनियर ही है। और बाकी सारे ऑप्शन उसके ऐसा ही। बाद ही आएँगे। अगर कोई कहे कि ऐसा नहीं है तो ये मैं नहीं मानती कि झूठ है। उसके बाद हम देखें तो दुनिया जो है बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो चुकी है। अपने नो डाउट। फ्यूचर को तो सिक्योर कर ही चुके हैं। फ्यूचर को तो सिक्योर कर ही चुके हैं, अपने फ्यूचर में आने वाली इन डिमांड स्किल्स को भी लाइन अप करके बैठे हैं। ऐसा ही। तो मैं ऐसा ही। चाहूँगी कि आप हमें इस उन फ्यूचर स्किल्स के बारे में थोड़ा गाइड करें, ताकि हमारी यूथ उनसे गाइडेंस लेते हुए अपने फ्यूचर को, अपने करियर को इफेक्टिवली प्लान कर सके। So first of all, please explain for us the terms, what is future skills? ओके, उस दफा बात आपने बिल्कुल सही बताई। हम तारीख के उस दोराहे पे खड़े हैं जहां हर रोज इनोवेशन इस तरह से फूट रही हैं जैसे कोई लड़ी, तस्बीह की लड़ी टूट जाती है तो उसमें से दाने गिरते हैं। इतनी तेजी से एक से बढ़ बिल्कुल। के एक इनोवेशन आ रही है। आज आप एक स्किल सीखते हैं, कल को आपको पता चलता है कि अब इसकी जरूरत नहीं रही, अब आपको दूसरी स्किल पे जाना है। तो ये आपने बिल्कुल पॉइंट जो है ना सही, राइट निकाला है इसमें से। फ्यूचर स्किल्स वो हुनर है जो आपके आगे आने वाली जॉब्स में आपके लिए कारामद साबित होगा। नंबर वन, देखिए ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो मुझे फ्यूचर स्किल क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे फ्यूचर की जॉब को मीट करना है ना।
तो मुझे उसके लिए एक स्किल चाहिए जो मेरे पास अगर होगा तो मैं उस अपॉर्चुनिटी में कहीं फॉल करूंगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर स्किल के हवाले से बात हो गई। सो हम इसको मिक्स करके चलेंगे विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यूचर जॉब्स, यानी कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो फ्यूचर जॉब्स भी देगी। नंबर वन, वो हमारे बहन भाई जो जॉब्स करना चाहते हैं, जॉब्स करने में कोई कबाहत नहीं है, मैं खुद एक जॉब करता हूँ। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो इमर्जिंग स्किल्स हैं वो भी चेंज हो रही हैं। आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल वेज ऑफ बिजनेस भी चेंज हो रहे हैं ना। तो अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उनको भी उन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आपने मजीद, जिसको कहते हैं, आपने कोई सोसाइटी में चेंज लेके आना है, देखें या तो जॉब और ये जो बिजनेस आप करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, सोशल जी कॉजेज भी हो बिल्कुल। सकते हैं। मैं कॉज लेके चलूं और मैं कहूँ कि जी ठीक है, मैं पैसे कमाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद मुआशरे में बेहतरी लाना है, उसके लिए भी स्किल सेट की जरूरत है, एक पर्सनालिटी की जरूरत है। सिर्फ स्किल सेट भी आपको कहीं नहीं लेके जाता और सिर्फ पर्सनालिटी भी आपको कहीं नहीं लेके जाती, सही है। आपको इन यू हैव दोनों टू बी का इन्फ्लुएंसर। बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज होना पड़ता है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी में अगर वो चीजें नहीं है तो फिर आप वो स्किल भी कभी मास्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक अगर आपके पास पर्सनालिटी नहीं है तो स्किल चाहे आपके पास 1000 है, एक बंदा आपसे एक दफा ही काम करवाएगा, उसके बाद कहेगा यार बदतमीज आदमी है, मैं इससे बात नहीं करना चाहता, या ये टाइम का पाबंद नहीं है, मैं इससे बात नहीं करना चाहता। तो पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे। सो इस हवाले से मुझे बताएं, आप पूछती जाएं, मैं जवाब देता जाऊंगा। ये एक ब्रीफ सा कॉन्टेक्स्ट था जिसमें मैंने आपको बताया कि फ्यूचर स्किल्स क्या हैं और ये कहाँ फॉल करेंगी, फ्यूचर जॉब्स में या फ्यूचर बिजनेसेस में। सर एक इशफाक अहमद का एक कॉल है कि डिग्रियां दर हकीकत तालीमी खराजात की रसीदें हैं, वरना इल्म तो वही है जो अमल से जाहिर हो। तो सर डिग्री ऐसा ही, वर्सेस स्किल्स आप किसको प्रेफर करेंगे? आई विल ऑलवेज इस गो कॉन्टेक्स्ट फॉर में आपका क्या था? आई विल ऑलवेज गो फॉर अ स्किल, ठीक है। यही वो जो पहले आपने क्वेश्चन किया था ना कि आप क्यों इस तरफ आए, यही वो रीजन है। डिग्रियों वाले मेरे पास बहुत पढ़े हैं। Whenever I talk to someone for a job, कभी कभार हो जाता है, लोग आते हैं जी, हमें ये इंटरव्यूज में बैठने का इत्तेफाक हो जाता है, कम होता है लेकिन हो जाता है। दे हैव द डिग्री बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट, वही बात है, दे डोंट नो हाउ टू डू इट। मेरा मकसद है टू गेट द जॉब डन जी। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपके पास उसके रिगार्डिंग कोई फैंसी डिग्री है, आपके पास वो डिग्री नहीं है बट यू नो हाउ टू गेट इट डन, मैं आपको प्रेफर करूंगा। क्यों? एट द एंड ऑफ द डे आई नीड दैट जॉब डन, आई नीड दैट टास्क कंप्लीटेड, ठीक है, आई नीड दैट वैल्यू टू बी डिलीवर्ड। डिग्री वाले तो बहुत बैठे हैं, हर महीने, सॉरी हर महीने कह रहा हूँ, हर सेमेस्टर मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, 6000 इंजीनियर्स निकल रहे हैं जी, 6000 प्लस पूरे पाकिस्तान में से। ये फिगर कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, इससे ज्यादा ही निकल रहे होंगे, इससे सर कम नहीं निकल रहे होंगे। उन 6000 में से हार्डली 1000 को जॉब मिल पाती है, और उनमें से मजीद जो है 250 लोग जो हैं वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उन 250 में से भी जो कामयाबी का रेट है वो है 50 बिजनेसेस कामयाब हो पाते हैं। तो ये देख लें ये कितनी डीमोटिवेटिंग जो है फिगर्स हैं कि 6000 लोग डिग्री लेके निकले, कामयाब उनमें से 1200 लोग हो, कामयाब जिसको हम कामयाबी कहते हैं कि नौकरी मिल गई या उनका बिजनेस चल पड़ा, 1200 लोग। सो ये परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो ये इतनी जिसे कहते हैं मोटिवेटिंग परसेंटेज नहीं है। सो बिल्कुल हाँ, एक मजबूरी है, सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। सिस्टम ने एक डिग्री आप पे लागू कर दी है तो आप पहले डिग्री लें। मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि जी आप कहें कि जी हमने तो पढ़ना ही नहीं है। आप सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स लाजमी पूरी करें, आप लॉ की रिक्वायरमेंट्स लाजमी पूरी करें। उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप वाकई कुछ कर सकते हैं तो फिर तो आपके लिए डिग्री करना भी कोई बड़ी बात तो नहीं होगी ना। लाइक आई से कि जी मैं बड़ा काबिल हूँ, तो मेरे ख्याल है मेरे लिए डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरी करना इतना इज नॉट अ बिग डील। तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करें, उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल जो स्किल है उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी ज़रूर देगा। सर डिग्रीज के साथ एक वोकेशनल डिग्रीज भी हमारी सोसाइटी में बहुत चल रही हैं कि जो उतना बच्चा ब्राइट नहीं है उसको वोकेशनल डिग्रीज की तरफ ले जाया जाता है ताकि वो उसकी कोई ना कोई स्किल पॉलिश हो जाए। तो उसके बारे में आपका क्या कहते हैं? ये सो मैं अपनी सोसाइटी का अलमिया कहूँगा। अगर आप तारीख में थोड़ा सा पीछे जाएं, 60s की दिहाई में चली जाएं, 70s की दिहाई में चली जाएं, चाइना के अंदर जो रिवोल्यूशन लेकर आए हैं ना वो वोकेशनल डिग्रीज वाले लेकर आए हैं, वोकेशनल स्किल्स वाले लोग लेकर आए हैं। चाइना के अंदर कोई जो आज जो आप देखती हैं तरक्की है, इसके अंदर
स्किल्ड लोगों का बहुत हाथ है। जब उनकी ह्यूमन रिसोर्स इतनी स्किलफुल हो गई कि वो फैक्ट्रियों को चला सके, तब जाके दुनिया उनके पास आई कि जी आप हमें ये भी बना के दे दें, आप हमें ये भी बना के दे दें। आज गाड़ियों से लेके स्पेस रॉकेट से लेके एक छोटी घड़ी तक की जो स्किल है वो उनके पास है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने वोकेशनल स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट किया और बहुत मैसिव इन्वेस्ट किया। आज पूरी दुनिया के कारखाने वहां पे माचस से लेके स्पेस रॉकेट तक की टेक्नोलॉजी बनाने वाले वहां बैठे हैं। अब देखें, जादू तो नहीं करते ना कि वो छड़ी घुमाते हैं और रॉ मटेरियल से जो है फाइन प्रोडक्ट बाहर आ जाती है। वोकेशनल स्किल्स के थ्रू ही उन्होंने अपनी आवाम को इनेबल किया कि वो ये चीजें कर सकें, और आज वो कर रहे हैं। वहां एक शहर में इतनी दुकानें नहीं होती जितने मेरे ख्याल स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। एक बड़ी फैक्ट्री है, वही सब कुछ चलाती है। तो वोकेशनल स्किल्स ये बड़ा एक डिस्करेजिंग वो है। हमारे यहाँ जो बेस्ट माइंड्स हैं उनको जाना चाहिए वोकेशनल स्किल्स के ऊपर, ताकि वो इस मुल्क में किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें। आज फुकदान है तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान नहीं है, मेरे पास क्या स्किल्ड लेबर है कि मैं एलईडीज बना सकूं। अगर आज मैं पाकिस्तान में सेटअप लेके आता हूँ कि जी हम अपनी एलईडीज खुद बनाएंगे, क्योंकि फ्यूचर सारा एलईडीज का है ना। मोबाइल फोन में भी एलईडी है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन में भी एलईडी है। एक्चुअली लोग समझते हैं एलईडी सिर्फ टीवी का नाम है, टीवी का नाम नहीं है। एक बड़ी इसका जो स्पेक्ट्रम है बड़ा ब्रॉड है। आप तो आपकी गाड़ियों में भी एलईडी लग गई है, टीवी तो था ही था एलईडी। तो आप देखें ना, एक प्रोडक्ट है कितनी जगह इस्तेमाल हो। क्या मेरे पास स्किल्ड लेबर है कि जो एलईडीज बना सके? रॉ मटेरियल बहुत है, ये तो मैं आपको आंखें बंद करके कह रहा हूँ ना जी। रॉ मटेरियल मिल जाता है, ना भी मिला तो हम खरीद लेंगे ना। बट द क्वेश्चन इज, क्या मेरे पास वो स्किल सेट है कि जो एलईडी बना ले? नहीं है। सर इंडस्ट्रीज़ की बात हुई तो हम देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज़ में आजकल जो है लेबर फोर्स की जगह टेक्नोलॉजी लेती जा रही है। बहुत सी हमारे एग्रीकल्चर में भी हम देखें तो कुछ साल पीछे जाएं तो जो काम लेबर फोर्स कर रही थी वो अब मशीनरीज के जरिए बहुत आसानी से वक्त बचा के जो है किया जा रहा है। जहाँ अगर तो देखा अब जाए आगे, इंसान के लिए सहूलत पैदा हो रही है, वहाँ पे बहुत सा एक तबका है कि जो अपने जरिए मास से महरूम हो जाता है। तो सर कौन सी बेहतरीन। वो स्किल्स हैं जो फ्यूचर में डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, ताकि अगर हम उनको अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी से उसको गुरेज करें? मुजदलफा, ये जो हमारी यूथ अगर सुन रही है तो इंशाल्लाह ये दुआएं देंगी आपको, द एम ट्रेनिंग्स को। इसके प्लेटफॉर्म से आज एक बहुत बड़ी बात मैं इनके गोशगुजार करना चाहता हूँ। जी सर, जरूर। जितने भी क्लैरिकल काम थे ना, जितने भी क्लैरिकल काम है आपके, अब उसमें वन बाय वन हम गिनते चले जाते हैं, ठीक है। डाटा एंट्री, ठीक है, आप सिस्टम पे बैठते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, नंबर वन। ड्राइविंग, इवन ड्राइविंग इट्स नॉट अ क्लैरिकल जॉब, इट्स अ फिजिकल जॉब। ड्राइविंग भी शामिल हो गई उसके अंदर। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, ठीक है। मैं मेरे पास एक लेबर फोर्स है और मैं उसको एडमिन कर रहा हूँ, या एक कंपनी है मैं उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, ठीक है। फैक्ट्री जॉब्स, जिसमें आप रेंच, प्लास, पाना लेके बैठ के आप कोई चीज अपने हाथों से बना रहे हैं, वो जॉब्स। क्लाइंट इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर सर्विस वर्कर, जो आप कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं और आप वहां से खातून या साहब आपको गाइड करते हैं कि जी आपका क्या मसला है, ठीक है। 5 हो गई। छठी चीज, बिजनेस सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव का मैंने ऊपर भी बात की। तो बिजनेस सर्विसेज की जी, जो लोग आके आपके पास घर पे चीजें डिलीवर कर जाते हैं, या आपकी प्लम्बिंग कर जाते हैं, कोई मेंटेनेंस कर जाते हैं, सर्विसेज इंडस्ट्री जो है, बिजनेस सर्विसेज की अगर बात करूं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटर्स, इंजीनियरिंग के बाद सबसे बड़ा जो हमारे पास इंजीनियरिंग डॉक्टर्स के पास जो एक लॉट आती है ना, वो हमारे पास अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स की आती है जी। एसीसीए किया हुआ है, हमने सीए किया हुआ है, जी बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दैट। ये भी डिक्लाइन पे है। मटेरियल रिकॉर्डिंग एंड स्टॉक कीपिंग क्लर्क्स, आपने वेयर हाउस के अंदर चीज डाली तो एक बंदा साहब बैठा हुआ है जो इंदराज कर रहे हैं। इसके अलावा जनरल एंड जी ऑपरेशन बिल्कुल। मैनेजमेंट है, पोस्टल सर्विसेज के जो क्लर्क्स हैं। ये जो 10 चीजें मैंने आपको गिनवाई है ना, ये 10 की 10 डिक्लाइन पे हैं। इनमें से कुछ डिमिनिश होना शुरू हो गई हैं। अभी आपने रिसेंटली अभी न्यूज चली है कि हवावी ने कंपनी के साथ बैठ के बाकायदा ड्राइवरलेस कार इंट्रोड्यूस कर दी है, 5G टेक्नोलॉजी पे चलेगी। टेस्ला ये काम बहुत पहले कर चुका है, ड्राइवरलेस कार्स वो भी चला चुके हैं, गूगल भी ये काम कर चुका है। तो अगर वो इसकी प्रोटोटाइपिंग कर चुके हैं तो विद इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, 1 or 2 years, नॉट मोर देन दैट,
इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आपको बाकायदा सड़कों पर जो है नजर आएंगी ड्राइवरलेस कार्स। हाँ, ये एक मैसिव रिवोल्यूशन नहीं होगा, ये स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, सबसे पहले जो ड्राइवर्स हजरात जो जिनकी नौकरी खत्म होगी वो हैं जो ये बड़े बड़े कंटेनर्स चलाते हैं और ह्यूज रूट्स पे चलाते हैं। हमारे यहाँ जीटी रोड पे चलती हैं, बाहर मुल्कों में इनके लिए इस तरह हमारी मोटरवेज भी हैं, मोटरवेज पे भी चलते हैं। इनके लिए एक लेन स्पेसिफिक हो जाएगी और थ्रू सैटेलाइट उनका ट्रक जो है ड्राइवर के बगैर मैनेज होगा और वो वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जॉब देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसके अंदर वो सारा चेकअप भी होगा, उसको अपने टायर्स का हवा का भी पता चल रहा होगा, इंजन की गर्मी का भी पता चल रहा होगा। जहां ही कोई खराबी आएगी ट्रक खुद पार्क हो जाएगा और सिस्टम को एक इन्फॉर्मेशन भिजवा देगा कि जी ये ट्रक फलानी जगह खड़ा है, इसके अंदर ये मसला है। तो सबसे पहले ड्राइविंग इंडस्ट्री जो है, ये जो हमारी लेबर की क्लास है, इसमें ये एक रिवोल्यूशन जो है ये स्टार्ट हो चुका है। जस्ट अबाउट अ फ्यू इयर्स नाउ, आज से साल बाद, 1.5 साल बाद आप ये चीज देखेंगे कि ड्राइवरलेस ट्रक्स ने बाकायदा लॉजिस्टिक्स में इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अकाउंटिंग एंड जो बुक कीपिंग है या डाटा एंट्री की जॉब है, जिस टेल्को में मैं काम कर रहा हूँ, इवन उसमें भी रोबोटिक्स आ चुकी हैं। आईबीएम के रोबोट्स हैं जिनका नाम है जी सर, तो ऑटोमेशन हमने एनई। ये तो देख लिया कि व्हाट नॉट टू डू। हाँ, ये चीज है, सही है। सो इन चीजों में अगर आप जाएंगे तो ये आपको 5-10 साल बाद, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये दे विल नॉट बी इन डिमांड। पाकिस्तान में शायद हों, बट दे विल नॉट बी पेइंग यू मच। काम आप ज्यादा कर रहे होंगे, तनख्वाह आपको कुछ भी नहीं मिल रही होगी। तो ये डिमिनिशिंग स्किल्स हैं। और ये मैं अपनी तरफ से आपको बना के नहीं कह रहा, दुनिया के माने हुए रिसर्च इदारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये निकाली थी, फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट 2018 में निकाली थी, और उन्होंने 2022 तक की प्रेडिक्शन की थी। क्योंकि जिस तेजी से चेंज आ रही है, 2022 के बाद हो सकता है कि और मजीद जॉब्स जो हैं वो भी डिक्लाइन लिस्ट में आ जाएं। तो ये 10 जो चीजें मैंने आपको गिनवाई, डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, बिजनेस सर्विसेज, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज पे तो अभी से बॉट्स काम कर रहे हैं। आप मैसेज करते हैं ना, तो ऑटोमेटेड जो आपके पास आंसर आता है वो रोबोट कर रहा होता है। मटेरियल रिकॉर्डिंग, जनरल एंड ऑपरेशंस के काम, इसके अलावा पोस्टल सर्विसेज क्लर्क्स, ये ड्रोन के थ्रू आपको डिलीवरीज मिला करेंगी। और इसराइल में शुरू हो चुकी हैं ड्रोन डिलीवरीज, वो हमसे इन चीज़ों में काफ़ी आगे हैं। तो ये डिक्लाइनिंग जॉब्स हैं, सो दीज जॉब्स विल बी ऑन अ ह्यूज डिक्लाइन। जी मुज़दलिफा, व्हाट्स नेक्स्ट? आपका नेक्स्ट सवाल क्या है? मुज़दलिफा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुज़दलिफा, आपको आवाज आ रही है? जी सर, कैन यू हेयर मी? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। सो वी वाइंडेड अप ऑन दैट। मैंने कुछ आपको जी सर। जॉब्स के गिनवाए, तो जो डिक्लाइन पे हैं। व्हाट इज योर नेक्स्ट सर क्वेश्चन? सर, नाउ वी नो व्हाट नॉट टू डू, देन वी मूव फॉर व्हाट टू डू। वो कौन सी स्किल्स यस। हैं जो हमें फ्यूचर के लिए अडॉप्ट कर लेनी चाहिए अभी से, ताकि हम नंबर वन, दुनिया के साथ कदम से नंबर कदम वन मिलाकर चल सकें? जी सर। आईटी, नंबर 2 आईटी, नंबर 3 आईटी। क्यों?
सबसे बड़ा जो रिवोल्यूशन है वो आईटी का, ये आईटी रिवोल्यूशन इस वक्त चल रहा है। जिस तरह इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1 2 3 जो भी आए, अब जिस दौर में मैं और आप बैठे हुए हैं, ये आईटी रिवोल्यूशन का दौर है। तो सबसे पहले जो इन डिमांड कोई भी जॉब होगी, किसी भी इंडस्ट्री में होगी, वो आईटी से रिलेटेड होगी। ठीक है, फर्स्ट थिंग कि ऑटोमेशन किक ऑफ हो चुकी है। जिस तरह मैंने आपको बताया, रोबोट्स अवेलेबल है मार्केट में, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खरीद सकते हैं। इवन जो बेसिक रोबोटिक्स है वो एक्सेल के अंदर भी मौजूद है। जिसे हम लोग कह लें, आप वो भी एक्सेल भी इनेबल कर देता है। अगर आपने एक ही स्टेप, एक ही जॉब बार बार एक्सेल पे करनी है, तो वो आप एक्सेल के थ्रू भी उसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं। वो एक्सेल खुद ही ऑटोमेट करके आपको करवा के दे देता है। अब जैसे टेक्नोलॉजी में भी हम आईटी में देखते हैं कि दो चीजें हैं, एक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ जी, हाँ जी, दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हाँ जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जिस तरह मैंने एक्सेल पे बताया कि एक्सेल में मैक्रोस के नाम से ऑटोमेशन होती है। तो इतनी छोटी छोटे बिजनेसेस के लिए तो ऑटोमेशन एक्सेल में आ गई है। देखें, अब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया। ये जो जॉब्स मैंने आपको डिक्लाइन पे गिनवाई हैं, इनकी जगह क्या चीजें आ रही हैं? इनकी जगह रोबोट्स आ रहे हैं। रोबोट्स को बनाने के लिए हमें डेवलपर्स चाहिए। ठीक है, ऑटोमेशन एक्सपर्ट चाहिए। देखिए, ऑटोमेशन कभी भी एक चीज का नाम नहीं होता। ऑटोमेशन जब आप करते हैं तो आप पूरा सोल्यूशन ऑटोमेट करते हैं। आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा, जहां आप अपने मोबाइल फोन से अपने घर का चूल्हा, अपने घर का फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अपने गैरेज का शटर, हर ऑन ऑफ चीज कर सकते फोन से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एक सोल्यूशन बनेगा, तभी काम करेगा ना। सेल फोन के अंदर एप्लीकेशन बनेगी, उन इक्विपमेंट्स के अंदर सेंसर बनेंगे, उनको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, तभी ये चीजें आपस में काम करेंगी। तो इन पूरे सोल्यूशंस को डिजाइन करने के लिए हमें मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स चाहिए होंगे, सेंसर्स बनाने के लिए हमें हार्डवेयर डेवलपर्स चाहिए होंगे। इसके अलावा इंटरनेट को मजीद बेहतर बनाने के लिए हमें इंटरनेट के एक्सपर्ट, जिस तरह 4G टेक्नोलॉजी या 5G आ जाएगी, मूविंग फॉरवर्ड 6G 7G या कोई भी हाइपर इंटरनेट आ जाएगा, सैटेलाइट फोन इंटरनेट आ जाएगा, जिस तरह टेस्ला कर रहे हैं, वो एलन मस्क ने तो वो भी लॉन्च कर दिया, जो कि ज्यादा फास्टर है। सो ये भी हमें एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे। तो ये जो जितनी भी फील्ड्स हैं, ये मैक्सिमम जॉब टूल इनके पास होगा। गुड पेइंग जॉब, देखिए जॉब कहीं पे भी आपको मिल जाएंगी। इवन आज से 20 साल बाद भी आपको अकाउंटिंग की जॉब तो मिल ही जाएगी, लेकिन वो डिक्लाइन पे होगी। उसके उतने पैसे आपको नहीं मिलेंगे, हार्डली इतने पैसे मिलेंगे कि आप खाना खा लें 2 वक्त का। तो वो जॉब जो आपको लाइफस्टाइल डिटरमिन करेंगी या जिसमें कुछ बेहतरी आ सकेगी, वो आपकी आईटी से रिलेटेड होंगी। नाउ व्हाई आईटी इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेडिसिन इंडस्ट्री। देयर इज अ मशीन कॉल्ड डेविंची, डिवेंची या डेवेंची। स्टैनफोर्ड में ये मशीन अभी प्रैक्टिकल है। अमेरिका में बैठा हुआ डॉक्टर पाकिस्तान में बैठे हुए मरीज की सर्जरी कर रहा होगा। ये बातें दैट्स राइट। आज 10 साल 15 साल पहले आप करती तो लोग कहते हैं कि मुजदलफा पागल हो गई है, बहकी बहकी बातें करती है, राइट। लेकिन ये प्रैक्टिकली हो रहा है। डेवेंची के नाम से ये मशीन आज प्रैक्टिकल है। अब उस मशीन को बनाने के लिए भी तो मुझे लोग चाहिए ना। वो मशीन बनाने वाले इंजीनियर्स इन डिमांड होंगे। ठीक है, फिर उस टेक्नोलॉजी को चलाने वाले इन डिमांड होंगे। और यहाँ पे जो लोग जो रिसेप्टर एंड पे बैठे हुए, वो वाले स्किल पैरामेडिक्स, यानी आईटी मेडिकल स्टाफ को भी अब आईटी की तालीम लेनी पड़ेगी, ताकि वो इन जदीद मशीनों को भी समझ सके, उनका इंटरनेट से कनेक्शन समझ सके। ठीक है, और इसमें क्या किसी किस्म का बायोटेक की तरफ ये सारी मेडिसिन जो बायोटेक की तरफ और हाईटेक की तरफ आ रहे हैं? मैं उसी में आ रहा और हूँ, मैं उसी में आ रहा हूँ। अब आपका जो बायोलॉजी है वो भी आईटी के बगैर नहीं चलेगा। मेरी अपनी वाइफ जो रिसर्च कर रही हैं, शी इज़ माशाल्लाह एन इंजीनियर एंड शी इज़ डूइंग हर पीएचडी। तो वो ह्यूमन बॉडी में इम्प्लांटेबल एंटेना पे काम कर रही हैं। यानी आपकी बॉडी में एक एंटेना लगेगा और वही एंटेना आपकी बॉडी की सारी वाइटल साइंस, इसके अलावा आपकी बॉडी को क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपके सेलफोन पे दे सकेगा। ठीक है, तो इसी तरह बायोमेडिकल को जब इसके साथ शामिल करेंगे, तो आपको वक्त से पहले ही पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी में क्या होने वाला है। आप उस हिसाब से इनटेक ऑफ मेडिसिन करेंगे। कस्टम मेड मेडिकेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट, अभी तो आप स्टैंडर्ड मेडिकेशंस लेते हैं ना, देयर विल बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम मेड मेडिकेशन। मुझे अपनी बॉडी के हिसाब से क्या मेडिसिन, कितनी मिकदार में विटामिन चाहिए, कितने मिकदार में एंटीबायोटिक्स चाहिए, कितने मिकदार में क्या चीज चाहिए, दैट विल बी अ फ्यूचर। बायोटेक्नोलॉजी के नाम से बहुत पहले एक चैप्टर का आगाज हो चुका है, जो इस चीज पे काम कर रहे हैं कि बजाय ट्रेडिशनल दवाइयां खाने के, अब आप फल खाएंगे तो उसी के अंदर वो सारी चीजें पहले से मौजूद होंगी। यहाँ जो जुकाम के लिए फलाना केला खा लें, वो केले आप खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। आपको दवाई खाने की हुज्जत भी नहीं होगी, आप सिर्फ फल खाएंगे,
अल्लाह ताला आपको उनके थ्रू शिफा देना शुरू कर देगा। जी 1 किलो तरबूज आपने खा लिया और आपका पेट खराब होने के बजाय ठीक हो गया है, क्योंकि उस तरबूज में मेडिसिन थी और टेस्ट आपको तरबूज का आ रहा है, पेट भी आपका ठीक हो रहा है, हालांकि तरबूज से पेट खराब होने के चांसेस होते थे। तो ये देखिए, ये टेक्नोलॉजी का दौर है और ये चीजें हो रही हैं। ये साकिब खटक अपनी तरफ से बैठ के नहीं बता रहा, आप अभी गूगल करें, आपको पता चल जाएगा कि ये रिसर्च किस हद तक आगे जा चुकी है और किस हद तक प्रैक्टिकली ये कुछ मुल्कों में चल भी पड़ी है, इंक्लूडिंग अमेरिका एंड इसराइल। ये चीज प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी जाना शुरू हो चुकी है। मजीद आते हैं कि और कौन सी जॉब्स आएंगी, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जिस तरह मैंने बताया कि आईटी से रिलेटेड एक बहुत बूम है, ऑटोमेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो मशीन लर्निंग है इसमें बहुत बूम है। इसके अलावा डाटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट। देखें, अब आपको भारी भारी कॉन्सेप्ट जबानी याद करने की हरगिज जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपने सीएसएस का एग्जाम देना है या आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है। अब आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन इस मशीन में। बिल्कुल। कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स मुझे आप मैथ्स का सवाल दे, मैं आपको 1 सेकंड में उसका जवाब दे दूंगा। मुझे क्या जरूरत है वो सारी चीजें जबानी याद करके अपना ब्रेन स्टफ कर जाने की, या इसको मेरा क्लॉक कर दूं कि जी बस मेरे ब्रेन की कैपेसिटी खत्म हो गई है। सो दिस मशीन व्हिच वी कॉल अ कंप्यूटर और अ सेल फोन, नाउ दिस विल डू अ लॉट ऑफ जॉब्स फॉर यू। आपका काम, जो अल्लाह ताला ने आपको एक सलाहियत दी हुई है कि आप एक चीज को बैठ के एनालिसिस करें और उसकी बेस पे प्रिडिक्शन दें। हालांकि हाइपर ऑटोमेशन में मशीन भी इसके काबिल हो जाएगी, हाइपर ऑटोमेशन जब आएगी, तो बल्कि आ चुकी है वो भी प्रैक्टिसेस में, तो मशीन भी ये काम कर लेगी, लेकिन वो अगले 30-40 साल में उसका ज्यादा बूम आएगा। 10 साल के स्कोप में वो भी नहीं आई। तो आपको अल्लाह ताला ने प्रिडिक्ट करने की एक ताकत दी है। आप एक ट्रेंड देखते हैं, डाटा देखते हैं, डाटा के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो आप एक प्रिडिक्शन दे सकें। अब आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पूरी कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पे होगी, आप सिर्फ उस ट्रेंड को देख के कहें कि हाँ जी, अगले डाटा को देखते हुए ये चीज मार्क, फॉर एग्जांपल आप सेल्स रिपोर्ट देखते थे, पहले आपको भारी धत्ते देखने पड़ते थे, साल की रिपोर्ट, उससे पिछले साल की रिपोर्ट। अगर मैं 5 साल की सेल्स का रिपोर्ट का डाटा निकालूं हार्ड फॉर्म में, तो वो इतना हार्ड फॉर्म में फाइल बन जाती है, हर दिन की, हर महीने की अगर मैं एक्यूमुलेशन करूं। अगर मैं उसको ग्राफ में ले आऊं तो इतना छोटा सा ग्राफ 1 पेज पे आ जाएगा, बल्कि एक पेज पे उस तरह के 5-6 ग्राफ आ जाएंगे। मेरा काम, यानी जो स्किल मुझे चाहिए, वो है एनालिसिस करना। मैं उस डाटा को देख के एक प्रोडक्टिव एनालिसिस और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एनालिसिस दे सकूं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एनालिसिस बहुत बूम पे होगा। आप देखते हैं आए रोज नई नई मोबाइल एप्लीकेशन बन रही हैं। यस, अगले 10 साल में ये जॉब बहुत फ्लरिश करेगी। आज से 15 साल पहले ले लेते हैं, जब कोई कहता था ना मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर चाहिए, तो 99% लोगों को पता ही नहीं होता था मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। ये जॉब आज से 15 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, एंड टुडे इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्किल। हाईएस्ट पेइंग स्किल है। आपको मोबाइल ऐप डेवलप करना आती है, यू विल अर्न इन सिक्स डिजिट फिगर पर मंथ। ठीक है। बिग डाटा स्पेशलिस्ट। अब बिग डाटा स्पेशलिस्ट क्या होता है कि वो एंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर को यूज करता है और एंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर को के अंदर डाटा को वो उसको सॉर्ट करता है, उसको रखता है, क्योंकि एंटरप्राइजेस का डाटा बहुत ह्यूज होता है। जिस तरह मैंने बताया कि अगर उनका पूरा डाटा हार्ड फॉर्म में ले आया जाए तो बड़े बड़े कमरे भर जाएं फाइलों से। तो बिग डाटा की जो स्पेशलिस्ट हैं वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, जिस तरह का मैं काम करता हूं। हमारा काम क्या होता है कि हम जितना भी मैनुअल काम है उसको टोटल ऑटोमेशन की तरफ ले जाएं। मलेशिया में इस वक्त, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा, उनका एक प्लांट मलेशिया में मौजूद है, यूरोप को छोड़ दें, यूरोप में तो थे ही थे, जहां पे एक भी इंसान काम नहीं करता। आपकी गाड़ी जीरो से लेके पूरी गाड़ी तैयार होती है टोटली ऑटोमेटेड प्लांट में। तो जो लोग मैनुअल काम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यानी मैनुअल काम को ट्रांसफर कर रहे हैं इनटू डिजिटल वर्ल्ड, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी इन 10 सालों में। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट, वो टेक्नोलॉजी के लोग भी हो सकते हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग भी हो सकते हैं। तो इस डोमेन में भी बहुत स्कोप है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, उसको समझें। न्यू टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, फ्यूचर की नीड को देखते हुए कि किस किस किस्म की टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं, इसके लिए भी एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। तो वो एक्सपर्ट्स कौन होंगे? वो एआई के एक्सपर्ट्स होंगे, वो डाटा के एक्सपर्ट्स होंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपर्ट्स होंगे, जो अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए बताएंगे और कस्टमर की नीड को देखते हुए बताएंगे कि जी फिर आगे चल के हमें इन टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ने वाली है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंजीनियरिंग में भी होती है, एचआर में भी होती है और टेक्नोलॉजी में भी होती है। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं
तो उसका मतलब है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर रहे हैं। जब आप अपना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स लेके आते हैं और उसको ट्रेन करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी एचआर की तरफ से ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हो रही है। एंड सिमिलरली इंजीनियरिंग वाले जब कुछ नए टूल्स लेके आते हैं और नए टूल्स इंस्टॉल करके, जिस तरह आप 2G से 3G पे गए ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है। इस तरह के एक्सपर्ट्स की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईटी सर्विसेज। एक तो हमने बात की ना ये सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो हैं वो ज्यादा कामयाब होंगे कंपेयर टू बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन में क्या सर्विसेज दे रहे हैं, अब आप देख लें आपके पास हजारों एप्लीकेशंस मौजूद हैं, आपकी घड़ी में मौजूद हैं, जो आपके हेल्थ से रिलेटेड इंडिकेशंस उन पे आती हैं, ये आईटी सर्विस हुई ना। इसी तरह आप एप्लीकेशन ले लें अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। आपकी वीडियो गेम्स भी आईटी सर्विसेज में आती हैं, आपके सॉफ्टवेयर जो आप डेली यूज करते हैं, किसी भी किस्म का आप उनसे फायदा लेते हैं, आईटी सर्विसेज में आते हैं। तो आईटी, पूरे होराइजन पे आईटी छाया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ये वाली जो जॉब्स मैंने बताई। अब आ जाते हैं दूसरे चैप्टर के पास, ये तो आईटी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स थे ना। मजीद कुछ लोग जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, वो डिमोटिवेट ना हो। इसके बाद जो सबसे बड़ी स्किल है इन डिमांड एज यूजुअल, वो है मार्केटिंग एंड सेल्स स्पेशलिस्ट। अब आप कहेंगे सर अभी आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो मुजदलफा आप देख लें कि कोई भी रोबोट, कोई भी मशीन आपके लिए सेल नहीं कर सकती। रोबोट चाहे बिल्कुल। कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कितना ही ट्यून ना कर लें, वो आपको एक अच्छी सेल्समैन नहीं बन सकती। तो ह्यूमन सेल्समैन विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड। हाँ, उसको भी अब बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं है कि बस एमबीए किया और चले गए सेल्स करने। सेल्स एक बहुत डिमांडिंग फील्ड है एंड हाईएस्ट पेइंग फील्ड है। कुछ सेल्समैन दुनिया में लाखों रुपए एक सेल्स डील का कमाते हैं। अपनी सेल्स स्किल्स को पॉलिश करें, टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि क्या चीज बेचने जा रहा हूँ, क्या टेक्नोलॉजी बेचने जा रहा हूँ, तो आप ये जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है या जो भी बात है, ये सारे आके आपके पास ही आएंगे कि भाईजान हमने बना तो लिया है, अब प्लीज आप जरा इसको सेल भी कर दें। हमारे अंदर सेल्समैन की बहुत जरूरत है। हमारे लोग समझते हैं कि बस जी सेल्समैन लिख दिया गया तो ये सेल्समैन बन गया है। ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है, ये भी बहुत बड़ा स्किल्स का एरिया जहां हमने डेवलप करना है। और मार्केटिंग, एग्जैक्टली हम लोग मार्केटिंग और सेल्स पे इतनी तवज्जो नहीं देते। हम कहते हैं जी हमारे पास आइडिया आ गया है तो बस हम तो छा गए जी, हमसे खरीद लो। भाई कौन तुम्हें क्यों खरीदेगा, कस्टमर को कौन कन्विंस करेगा? सेल्स के लोग ही कन्विंस करेंगे ना उसको, मार्केटिंग के लोग ही कन्विंस करेंगे। ये जो हार्ड कोर सेल्स का कॉन्सेप्ट है कि जी बस सर पे डाल दो, बेच के आओ, ये दुनिया से खत्म हो गया है। एक बेहतरीन सेल्समैन वो है जो अपने कस्टमर को कन्विंस करे कि आप उसको वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, वो उसको यकीन दिलाए कि जी जो चीज आपको मैं बेच रहा हूँ ये आपकी जरूरत को पूरा करेगी। झूठ ना बोले। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि झूठ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। आप दयानतदारी से काम करें, अल्लाह ताला दयानतदारों को भी देता है। प्लीज गलत रास्तों पे मत चलें कि नहीं जी सेल्स में बेईमानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो नहीं बिकेगा। बुलशिट है, ये बहुत बड़ा बुलशिट हमारी आवाम के दिमाग में डाल दिया गया है। आपकी प्रोडक्ट में दम है तो आपकी प्रोडक्ट को अल्लाह ताला कामयाबी देगा। ऑल यू नीड टू डू इज टू फाइंड द राइट कस्टमर फॉर इट। ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें हमें बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेंटोरशिप की जरूरत है। हमारे पास अच्छे बोलने वालों की बहुत कमी है, मशवरे देने वाले बहुत हैं। अनफॉर्चुनेटली जब किसी के पास जाते हैं ना तो हर बंदा मशवरे देने शुरू हो जाता है। राइट। इफेक्टिव सेल्स एंड इफेक्टिव मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ दोबारा। आइडियाज आर अबंडेंट, क्रिएटिव आइडियाज अबंडेंट है, लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो के बराबर है। और मेरे नजदीक अच्छा आइडिया वो होता है जो एग्जीक्यूट हो जाए। परसीव लेना इज नॉट अ गुड जॉब। मैं नहीं कहता, अल्लाह ताला ने सब इंसानों को बराबर पैदा किया है। हर इंसान के अंदर ये एबिलिटी अल्लाह ताला ने रखी है कि वो अच्छा सोच ले, लेकिन सोच तो लिया है, उसको ऑन पेपर ले आए। ऑन पेपर भी आ जाता है, हमारे लोगों से एग्जीक्यूट क्यों नहीं होता? क्योंकि हम समझते हैं कि जी हमने प्रोडक्ट बना दी है, अब दुनिया हमसे खरीदे। हम मार्केटिंग और सेल्स को बहुत अंडरमाइन करते हैं, ये गलत रविश है। आप अपने भी जब भी कोई स्टार्टअप बनाए, जब भी कोई कंपनी बनाए, आपको मिलियंस तक की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए टू मार्केट इट। आपके ख्याल में प्रॉक्टर एंड गैम्बल पागल है जो आज भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाता है अपनी मार्केटिंग पे? यूनिलीवर पागल है? ये जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज हैं, जोंग, जैज, यूफोन, ये पागल है? नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है ना। अगर हम अपने लोगों की कंसेप्ट पे चले कि जी मार्केटिंग करने की क्या जरूरत है जी, तो जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं माशाल्लाह, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमाती हैं, जब वो कर रही हैं
तो आप भी कर सकते हैं। मकसद ये है कि आप इसको एक परसेंटेज लाजमी एलोकेट करें। वो अपनी कमाई का एक सर्टेन परसेंटेज इसको एलोकेट करते हैं ना, तभी वो मिलियंस में बनता है, क्योंकि वो ज्यादा कमाती हैं। आप 5 लाख कमाते हैं, आप 1 लाख तो मार्केटिंग और सेल्स पे लगाए ना। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो सिर्फ आइडियाज सोचने से अगर अजीम हो जाते, तो मेरा ख्याल है दुनिया में अरबों अजीम आइडियाज पड़े हुए, बट याद वही रहते हैं जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो अपनी टीम पूरी करें, सेल्स के लोगों पे भी तवज्जो दें। सेल्स की स्किल भी बहुत डिमांड में होगी, क्योंकि ये जितना भी कॉन्सेप्ट है, इन सब चीजों को बेचने के लिए आपको एक इफेक्टिव मार्केटर प्लस सेल्समैन चाहिए होगा। इसके अलावा जो हमारी मेडिकल की फील्ड है, एज यूजुअल ये भी बूम पे आएगी। क्यों? आपको होम केयर के लोग चाहिए होंगे। अब दुनिया बहुत फास्ट हो रही है, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। देखिए 9 to 9 लोग काम करते हैं, कुछ लोग 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम करते हैं, ठीक है। और अब हमारे जो वालिदैन हैं वो बुढ़ापे की एज की तरफ आ रहे हैं, और उनको एक एक्सटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि औलाद नाफरमान होगी है, फर्मा बरदार औलादों को मैं भी से बता दूं कि आपको फ्यूचर में अगले 10 साल में घर में एक नर्स की ज़रूरत परमानेंट बेसिस पे पड़ने लगी है, क्योंकि जॉब्स इतनी डिमांडिंग हो जाएंगी, बिजनेसेस इतने डिमांडिंग हो जाएंगे कि आपके पास इतनी बैंडविड्थ नहीं होगी कि आप वो चीज़ें खुद कर सकें। सो होम केयर की जो इंडस्ट्री है ये बहुत बूम पे जाने वाली है, क्योंकि दुनिया में अब बूढ़ों का रेशो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारी अपनी आबादी अभी 60% जवानों पे है ना। 15 साल बाद देखें, जो 30 साल के हैं वो 45 के हो जाएंगे, जो 45 के हैं वो 60 के हो जाएंगे, और जो ऑलरेडी 60 के हैं वो कितने के हो जाएंगे? 75 के हो जाएंगे। तो एक ह्यूज आबादी का जो चंक है, ठीक है, वो अब घरों में बैठेगा। प्लस मेडिकल की तरक्की की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। हम तो वैसे ही देख डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आप डाटा को देखें, जिस तरह मैंने बताया कि डाटा नेवर लाइज, पिछले 20 सालों में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, कम नहीं हुई। अगले 20 साल में ये मजीद बढ़ेगी। मेडिसिन इतनी तरक्की कर जाएंगी कि इंसान की जो एवरेज लाइफ है, जो कि अभी हमारे माइंड में 100 ईयर्स है, ये साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि ये 180 ईयर्स तक चली जाए। लेकिन अब आप 100 के बाद जब उसको खींच के लंबा करेंगे, तो आपको होम केयर के लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको पैरामेडिक्स की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, आपके डॉक्टर्स फिर इन डिमांड ज्यादा होंगे। तो ये 3 इंडस्ट्रीज जो हैं ये इन पैरेलल चलेंगी, और ये इनमें बूम आएगा। अगर मैं फोर्ब्स की आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं, तो एआई और जो सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं, ये 2010 से लेके 2020 तक 26% ईयर बाय ईयर ग्रोथ के साथ आई हैं। अगले 10 साल ये 35 to 40% ग्रोथ के साथ जाएंगी, ठीक है। और जो मेडिकल इंडस्ट्री है ये 16% 2010 से 2020 तक ईयर बाय ईयर ग्रोथ के साथ है। ये फोर्ब्स के एनालिसिस है। ये 16% ईयर बाय ईयर ग्रोथ के साथ आए हैं। अगले 10 साल में ये 20 to 25% ईयर टू ईयर ग्रोथ के साथ चली जाएंगी। जब आप ग्लोबल ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं ना, तो 20-25% का इम्पैक्ट ह्यूज होता है, ठीक है। सो ये वो 3 मेजर इंडस्ट्रीज हैं जिनमें मेजर जॉब टूल आएगा, मेजर स्किल सेट की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो इसमें इंशाल्लाह फॉल कर रही हैं। थैंक यू सर। सर अगर हम कहें कि दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर ले, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, जहाँ ह्यूमन केयर की बात आ जाती है, जहाँ एनालिटिकल माइंड की हाँ, बात आती है, क्रिएटिविटी की बात आती है, वहाँ पर इंसान की ज़रूरत हमें पड़ेगी हमेशा। यस, यस, हाँ, सॉरी टू कट यू। क्रिएटिव जॉब्स भी बहुत ज्यादा आएंगी, आल्दो उनका मार्जिन ज्यादा नहीं होगा। मैं 2 मिसालें दे देता हूँ। जी जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काबिल हो चुकी है कि वो आपके पिकासो का और रैम्ब्रेंड की तरह की एग्जैक्ट पिक्चर बना के दे दें। देयर इज अ सॉफ्टवेयर रोबोट कॉल्ड IBM वॉटसन। जी उन्होंने सर। एक फेमस पिक्चर जिसका नाम था रैम्ब्रेंड। रैम्ब्रेंड का सारा काम उसको करवाया और कहा अब इसको देख के एक नई तस्वीर बनाओ जो रैम्ब्रेंड ने कभी ना बनाई हो। तो उस रोबोट ने बना दी। IBM वाले वो तस्वीर रैम्ब्रेंड के एक्सपर्ट्स के पास ले गए, जो रैम्ब्रेंड के काम पे अपने स्किल रखते थे, उसके काम को जांच पड़ताल करने में माहिर थे। उन्होंने देख के कहा कि हाँ ये तो रैम्ब्रेंड की तस्वीर है, ये रैम्ब्रेंड नहीं बनाई है, हालांकि वो IBM वॉटसन ने बनाई थी। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आज भी आप अगर ये लफ्ज लिखेंगे ना, द न्यू रैम्ब्रेंड, तो वो तस्वीर आपको नजर आएगी। आप अभी भी गूगल कर सकती हैं। तो वो कर सकता है, बट अगेन क्रिएटिव जॉब्स भी इन डिमांड होंगी। आल्दो उनका परसेंटेज 8 to 12% होगा, लेकिन क्रिएटिविटी, यस, आपको VFX डेवलपर चाहिए होंगे,
वीडियो एडिटर चाहिए होंगे, बहुत ज्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि अब टिकटॉक अपने जेब में आ गई है, अब यूट्यूब पे हर दूसरा बंदा आ रहा है। इनफैक्ट क्रिएटिव लोग कम है। आप भी देखें ना, घटिया सा कंटेंट डाल के आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आपने कामयाब होना है तो आपको एडोब फोटोशॉप, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, वीएफएक्स के जो मजीद सॉफ्टवेयर हैं आपको आने चाहिए। यस, ये इंडस्ट्री भी अगेन वो आईटी में ही कवर हो गया था, तो ये जॉब, ये सॉरी जॉब्स जो हैं ये दे विल बूम। तो क्रिएटिविटी भी अपना टूल तो लेगी। आपकी बात दुरुस्त है। सर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास टाइम भी कम रह गया है। सर इकबाल का एक शेर है कि हैरत है कि तालीमो तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीमो तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। सर हम देखते हैं वाह, कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसमें मॉडर्न स्किल्स जो हैं वो कंपेयर टू हम बाकी से देखें वर्ल्ड तो बहुत पीछे हैं। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप इसका रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराते हैं? हम यूथ खुद रिस्पॉन्सिबल है जी। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसके बारे में मैं यूथ से कहूँगा लाजमी पढ़िएगा। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ये रिसर्चर ने रिसर्च करके बताया कि पर्सनालिटी के दो ट्रेड्स हैं, साइकोलॉजी के दो ट्रेड्स हैं। जो लोग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं ना, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, मौसम को ब्लेम करते हैं, यानी ऐसी चीजों को ब्लेम करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। हुकूमत को ब्लेम करते रहेंगे, सड़क को कोसते रहेंगे, बारिश को कोसते रहेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे कि जी हमसे गलती हुई है। इसके मुकाबले में जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। जिन लोगों की साइकोलॉजी ये होती है कि हाँ यार मुझसे नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, मैं ये चीज बेहतर कर देता तो मैं नाकाम ना होता, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, फिर से काम नेगेटिव कर। जॉब की तरफ जाएंगे। हाँ, सो मेरा ख्याल है हमारी इस हालात की जो जिम्मेदार है हम खुद हैं। कोई हुकूमत नहीं है, कोई हमारे जो ऐसा कोई दुनिया हमारे अगेंस्ट साजिशें नहीं कर रही, हम खुद ही अपने अगेंस्ट साजिशें करते रहते हैं। वही मैंने आपको बताया ना कि आइडियाज बहुत है, एग्जीक्यूशन कोई नहीं करता। जी साडे को आइडियाज थे बहुत ने, सानू जरा जी सपोर्ट मिल जाए। क्यों मिल जाए सपोर्ट भाई आपको? इट्स अ कंपैरेटिव वर्ल्ड, गो एंड गेट योर थिंग डन यार। आपको पाकिस्तान में आपका आइडिया कोई बाय नहीं करता तो क्या अब आपकी अप्रोच कैलिफोर्निया अमेरिका तक नहीं है? क्या आपकी अप्रोच अब कनाडा तक नहीं है? क्या आपकी अप्रोच यूरोप की मंडियों तक नहीं है? आप अपने शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कितनी दफा गए हैं? ये अब किसी भी एंटरप्रेन्योर से जब मैं ये सवाल करता हूँ तो उनको पता ही नहीं होता कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी एग्जिस्ट करता है। आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपके शहर के बेस्ट इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, आप जाएं तो सही, बात तो करें कि सर ये मेरे पास आइडिया है, ये इसका बिजनेस प्लान है, ये मेरे पास इसका प्रैक्टिकल प्लान है, मैं इतने साल में इतना रेवेन्यू जनरेट करके दिखाऊंगा, आप सपोर्ट कर दें। फिर आपको सपोर्ट न मिले तो फिर आप आके कहें कि साकिब साहब आपने आपने एक लघु बात की थी। किसी के पास प्रैक्टिकल प्लान नहीं होता, बस ख्याली बातें होती हैं, ख्याली चीजें होती हैं। प्लीज इन चीजों से निकलें, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल को खत्म करें। मैं जब सेल्स के इंटरव्यूज करता था तो मैं यही चीज देखता था, मैं उनसे सवाल पूछता था कि जी मुझे बताएं कि अगर आपकी सेल नहीं हुई तो क्या 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 वजूहात हो सकती हैं कि नहीं है। तो जो लोग कहते थे ना सर जी मौसम भी खराब हो सकता है मौसम ठीक ना हो तो मैं ना जा सकूं, सर हो सकता है वो मेरा कस्टमर जो है वही ना खरीदता हो सर। तो मैं सिर्फ यही देखता था कि ये ब्लेम अपने ऊपर लेता है या ये ब्लेम दूसरे पे डालता है। तो जो ब्लेम दूसरों पे डालते थे ना, वो लड़के अगर मैं हायर भी कर लेता था तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 4 महीने साल चलते थे, बाहर चले जाते थे, वापस चले जाते थे, क्योंकि मुझे पता होता था इन्होंने आखिर में कंपनी पे ब्लेम डाल के चले जाना है। लेकिन जो बच्चा 100 में से 1 बच्चा ऐसा आता था वैसे, जो कहता था कि सर जाहिर है मुझसे कोई गलती होगी होगी, मैं उसको उठा देता था। और वो बच्चे आज माशाल्लाह बहुत, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अपने हालात की जिम्मेदारी हमारे अपने हाथ में है। ठीक है, ये नूरी या खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। बाल की बात है ना, ये बाल नहीं कहा है ना कि अपनी फितरत में कुछ भी नहीं है। तो इकबाल ने तो बहुत माशाल्लाह हमें बात की है। बट अगेन मैं आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट प्लीज निकलें इन चीजों से। इकबाल की पोइट्री आपको मोटिवेट जरूर कर सकती है, लेकिन इकबाल की पोइट्री आपसे प्रैक्टिकल काम नहीं करवा सकती। जब तक आप देखिए, जब आप प्रैक्टिकल काम करेंगे ना, फिर आपको इकबाल से और भी प्यार हो जाएगा। फिर आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा इकबाल ने ये इसलिए कहा था। हम सिर्फ उनको पढ़ के तो कहते हैं कि जी ये नहीं। प्लीज इकबाल को समझें, इकबाल की फिलॉसफी को लेकर आए, खुद ही को लेकर आए अंदर। और जब आप खुद ही के कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे ना, तो फिर वही इकबाल का शेर है कि कोई काबिल हो तो हम शान के ही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। दुनिया भी नहीं देते हैं।
हाँ, कोई काबिल हो तो, काबिलियत नहीं है फिर इकबाल की तो एक शेर हम पे बड़ा फिट बैठता है जी। मैं तो कहता हूँ ये रात बहुत छोटी पड़ जाएगी अगर हम इकबालियात को लेके बिल्कुल बैठ सर, गए। टाइम भी हमारा जो है इख्तिताम की तरफ शॉर्ट। जा रहा है। जी जी। सर सो यू हम इसके कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड की तरफ जाते हैं कि आप हमारे पेरेंट्स को और टीचर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो हमारे बच्चों में जितनी भी हमने स्किल्स की बात की जो इन डिमांड है फ्यूचर में, हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली बच्चों को वो ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा। ना तो हाँ क्रिएटिव स्किल्स और टीम मैनेजमेंट की बात हुई, सेल्फ मैनेजमेंट कुछ भी हमारे बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के थ्रू नहीं सिखाया जा रहा। लीडरशिप की हुई बात, लीडरशिप भी हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ एमफिल लेवल पर वो भी बहुत ही कम जगहों पे हमें मिल रही है देखने को। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनर्स हैं, कुछ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जिनमें, लेकिन एजुकेशन सिस्टम हमारा किसी भी ऐसी स्किल मॉडर्न को नहीं कर रहा इम्पोर्ट। तो उस गैप को हम कैसे फिल करें? देखिए, जब आप 2021 में बैठ के 1847 वाला एजुकेशन सिस्टम चलाएंगे तो ये आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये तो नहीं चलेगा ना। आज से 70-73 साल पुराना निज़ाम, आज से 70-73 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलती, मैं बिल्कुल। काम चला रहा हूँ। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द नर्सरी टिल द मैट्रिकुलेशन एंड आफ्टर दैट इज अ टॉर्चरस प्रोसेस। आई वुड कॉल इट अ टॉर्चरस प्रोसेस। इसमें से लीडर्स नहीं निकलते, इसमें से मोटिवेटर्स नहीं निकलते, इसमें से सिर्फ कोसने वाले निकलते हैं, इसमें से सिर्फ ब्लेमर्स निकलते हैं, इसमें से सिर्फ रोने वाली आवाम निकलती है। हमने डिग्री कर ली है, हुण सानू जॉब दो ताकि असी हराम कमा लईए, अल्लाह माफ करे। ये मैं सुन चुका हूं लोगों से कि मैं गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हो, सर जी कमाई बड़ी है। तो जब इस तरह की सोच के लोग आप प्रोड्यूस करेंगे तो फिर अल्लाह माफ करे कौम का यही हाल होना है जो कि है। लेकिन वही इकबाल से ही इंस्पिरेशन लेके कि मुझे बड़ी उम्मीद है नौजवानों से। इस मिट्टी में बड़े जरखेज नाम भी पैदा किए। मैं अगर बात करूं तो इसमें वली जाहिद साहब जैसे एनालिस्ट पैदा किए ट्रेनिंग इंडस्ट्री के, माशाल्लाह वो लीडर हैं। इसने फरहाद करम वाले साहब जैसे लोग पैदा किए जो कि माशाल्लाह एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री में लोगों को नई स्किल सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं। लीडरशिप के ऊपर उनका बड़ा काम है। इस मट्टी ने अदील अनवर साहब जैसे लोग पैदा किए जो कि नई स्किल्स, आज से 18 साल पहले उन्होंने नई स्किल्स के ऊपर बात करना शुरू कर दी थी। आज से 18 साल पहले उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स या पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्स का जो कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल का जो फॉरम है वो उसके बानी भी हैं अदील अनवर साहब। ये वो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने वाकई में कुछ काम किया है। तो यस, लोग काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ पेरेंट्स से इतना कहूंगा कि ठीक है ट्रेडिशनल तालीम जरूरी है, लेकिन बच्चे की आज भी किसी भी दुनिया में जहन साजी घर से होती है। ठीक है, अब आपको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, दोबारा तीसरी बड़ी बात आज की टॉक की। बिल्कुल सर। हम लोग कहते हैं कि जी हमारी करप्शन, हमारी बददियानती, हमारे जवाल का नतीजा इल्म की कमी है। मैं कहता हूँ ये गलत बात है, लघु है। इस मुल्क को तबाह किया ही पढ़े लिखे जाहिलों ने। बड़ी सी बड़ी डिग्री वाले ने ही करप्शन किया है ना जी। किसी ब्यूरोक्रेट ने की होगी, किसी आर्म फोर्सेस के जनरल ने की होगी, किसी जज ने की होगी, या किसी ने भी की होगी। आई एम नॉट हेयर टू नेम एनीवन, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो वो जी पढ़े लिखे लोग ही थे, पढ़ी लिखी पोस्ट भी थे, उन्होंने खराब किया। पॉलिटिशियंस को हम सारा दिन सुबह से लेकर रात तक कोसते रहते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ देम पढ़े लिखे ही हैं। कुछ के पास तो इंटरनेशनल डिग्रीज हैं, वो तो इस मुल्क से भी नहीं पढ़े, बाहर के मुल्क से पढ़कर आए ना। बात है उनकी जहन साजी की जो वालदैन ने करनी है। और खुदारा अपने बच्चों की जहन साजी पॉजिटिव तरीके से कीजिए। उन्हें इस्लामिक, जो इस्लाम ने लाइन खींच दी है हलाल हराम की, ये तफरीक मेरी हर माँ से दरख्वास्त है, मेरी हर माँ से दरख्वास्त है, अपने बच्चों को सिखाएं। दुनिया की रोशनी ना दिखाएं उनको, उनके कब्र को अंगारों से ना भरें। थोड़ा खाएं, सब्र शुक्र से खाएं, अल्लाह ताला बरकत देने वाला है, वो बरकत देगा। बच्चों में मेहनत का अंसर जो पैदा करें, उनके अंदर नवाबेइज्म पैदा ना करें। मैंने माओ में देखा अपने बच्चों को बहुत तवाबेइज्म में डालती हैं वो। मेरा पुत्र है तो जी सिर्फ मेरा ही पुत्र है, ये बाकियों ने भेड़ बकरियों के बच्चों को जन्म दिया हुआ है जी। आप ही का पुत्र है जी। ये कॉन्सेप्ट खत्म करें जी। आपका पुत्र इज नो बेटर देन एनीवन एल्स पुत्र। सबके बच्चे माशाल्लाह सबके बराबर हैं, जन्नत के फूल हैं, सबके बच्चे प्यार के मुस्तहिक होते हैं। ये जो डिफरेंसेस हम अपने घर से बच्चे के अंदर डालना शुरू कर देते हैं ना, कि तुम बेहतर हो विदाउट एनी रीजन दूसरे से, ये गलत है। कास्टिज्म, रेसिज्म, ये गलत है। तो ये मेरी वालदैन से इल्तिजा है कि अपने बच्चों को प्लीज ये सिखाएं कि बेटा यू आर नथिंग अनटिल एंड अनलेस तुम इस सोसाइटी के लिए कुछ करोगे
तब जाके तुम्हारा नाम होगा। अगर तुम कुछ नहीं करोगे, तुम अपने नाम के साथ खटक लिख लो, तुम अपने नाम के साथ खान लिख लो, तुम अपने नाम के साथ राजपूत लिख लो, चौधरी लिख लो, दिस इज नेवर गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। हाँ, या तो अपनी कास्ट के लिए, अपने मुल्क को, कौम के लिए इतना अजीम काम करो ना कि तुमने खटक लिखा हो तो लोग वाह 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 वाह, ये खटक साहब ने क्या काम किया। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर अपनी बरादरी को ना बदनाम करें और ना ही अपने मुल्क को बदनाम करें। टीचर से जो मेरी रिक्वेस्ट है जी, कॉम ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर आपको दे ही दी है, तो ये जो आपके मार धाड़ वाली प्रैक्टिस है, ये आप बाहर गली मोहल्ले में किसी बदमाश के साथ कर लें। बच्चों पे अपने फ्रस्ट्रेशंस ना निकालें। अगर आप में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप एक बच्चे को कन्विंस कर लें, तो मेरे ख्याल में आपको इस मुकद्दस पेशे में होना ही नहीं चाहिए था। मार धाड़ से तो जी मैं भी किसी को समझा दूंगा ना, डर से तो कुछ भी हो जाएगा। खुदा के लिए बच्चों के जहनों से डर को निकालें। खुदा के लिए जी मार धाड़ के कल्चर को खत्म करें। अगर आपसे एक टीनेजर नहीं संभाला जाता तो फिर आप इस मुकद्दस पेशे को छोड़ दें। आपके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आप एक बच्चे को की किरदार साजी कर सकें। हम सर्कस नहीं बना रहे कि जहां मार धाड़ के जरिए शेर से भी डांस कराया जाता है। हम किसी सर्कस में बच्चे को नहीं भेज रहे जिसमें हाथी को भी मार धाड़ के उसको एक टांग पे खड़ा करने की प्रैक्टिस करवा दी जाती है। हम एक कौम बनाने के लिए आपको देते हैं। इस कौम को बनाने का सलीका अगर आपके पास नहीं है तो मार धाड़ कर तो जी आप एक जहनी बीमारी पैदा करेंगे, एक खौफजदा इंसान पैदा करेंगे, जो खौफ से ड्राइव होगा, जो मोटिवेशन से कभी ड्राइव नहीं होगा, और जो अपनी जिंदगी में आगे जाके भी इसी सबक को दोहराएगा कि वो मार धाड़ से ही काम लेगा, वो कभी भी मसलहत से काम नहीं लेगा, वो कभी भी आर्ग्यूमेंट से काम नहीं लेगा। कहते हैं ना कि जब भी आप किसी एनालिसिस पे पहुंचते हैं तो हमें क्या किया जाता है कि जी फलाने ने कह दिया, ये हमें स्कूल में सिखाया जाता है, किताब में लिख दिया ना बस ठीक। नहीं बेटा, ये इस किताब में इसने लिखा है, ये भी पढ़ो। फलाने फिलोसफर ने इसके बारे में दूसरी किताब में लिखा है, वो भी पढ़ो। फलाना सहाफी इसके बारे में ये कहता है, वो भी पढ़ो। फलाना आलिम दीन उसके बारे में ये कहता है, वो भी पढ़ो। इन सब को पढ़ के आओ और फिर अपनी राय कायम करो। हम जो अपनी राय फौरन कायम कर लेते हैं, इसमें हमारे असातिज़ा का बहुत बड़ा हाथ है। मैं माजरत चाहूंगा, मेरे भी उस असातिज़ा गुजरे हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अच्छे भी गुजरे हैं जिनकी वजह से आज हम इस मकाम पे हैं कि दो बातें कर सकें, जिनकी वजह से आज इस काबिल हैं कि कुछ खा पी सकें, ओढ़ सकें, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। मेजॉरिटी जो थे वो मौला जट टाइप। गौरव फिकर का जो गौरव फिक्र को आइडिया जन्म दें। बच्चा सवाल करता है, उसको मारे मत है। कि तुमने हट के सवाल कैसे पूछ लिया, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई, तुमने सवाल पूछ लिया। सवाल तो जी आका ने, हम सबके आका से भी लोग पूछते थे, वो तो नहीं बुरा मनाते थे, वो तो बताते थे। हमारे असहाबाए कराम से लोग पूछते थे, वो तो नहीं बुरा मनाते थे, वो तो जवाब देते थे। ठीक है, तो उनकी रविश को, उनकी सुन्नत पे अमल करें। और ये भी मेरे अपने नौजवानों के लिए है, आप पॉलिटिकल गुफ्तगू में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। कोई भी ओपिनियन कायम करने से पहले के पूरे हालात वाकयात को पढ़ें, उसके अगेंस्ट जो लोग थे उनके नजरिए को भी पढ़े तो सही ना। अगर कोई बंदा उसके अपोजिशन में था, वो क्या कह रहा है, पढ़ने में क्या हर्ज है। अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। खुद जितना आपको अपने ऊपर फख्र है, आपके जो मुखालिफ है उसको भी अपने ऊपर उतना ही फख्र है। एक दूसरे की बात को सुनना शुरू करें, एक दूसरे की बात को समझना शुरू करें। इसी से कौमों में इस्लाह आती है, इसी से कौमों में आगे जाने की लगन बढ़ती है। अदम बर्दाश्त, तशद्दुद, ये चीज़ें जब तक एक कौम में रहती हैं तो वहाँ क्रिएटिविटी चली जाती है, वहाँ से ट्रेडिशनलिज्म जन्म ले लेता है। फिर आप पुरानी चीज़ों को लेके चलते हैं और अपनी वैल्यूज़ पे प्लीज़ कायम रख रहें। हमारे पाकिस्तान की जो भी वैल्यूज़ हैं बहुत प्यारी हैं, हमारे पंजाब की बड़ी प्यारी वैल्यूज़ हैं, हमारे सरहद की बड़ी प्यारी वैल्यूज़ हैं, सिंध बलोचिस्तान की बहुत खूबसूरत वैल्यूज़ हैं। मेहमान नवाजी हमारी नेशनल वैल्यू है। ठीक है, हम अपने दोस्त की खातिर जान दे देना, ये हम सबकी नेशनल वैल्यू है। किसी भी कल्चर में आप चले जाएं तो इनको अपने बिजनेस में भी आप एप्लीकेबल रखें। मुनाफकत से प्लीज भागें, अपनी वैल्यूज के साथ जुड़ के रहें। जो नहीं करना वो आपसे दुनिया का कोई भी शख्स नहीं करवा सकता, और जो करना है उसे दुनिया का कोई भी शख्स आपको रोक नहीं सकता। ये भी हमारी वैल्यूज हैं। तो लेग पुलिंग, पॉलिटिक्स, एक दूसरे से हसद, ये मेरे ख्याल है बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। इससे निकलें। एक अजीम कौम कहकर आपको बनाया गया, पाकिस्तान को कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने आपको एक अजीम कौम कहा अपनी तकरीरों में, और कहा कि ये वो कौम है जो आगे दुनिया के फैसले करेगी। तो प्लीज अपने कायद को शर्मिंदा ना करें,
उनके ख्वाब को ताबीर की तरफ लेके जाएं, इकबाल को पढ़ें। फिर हमारे कल्चरल जो पोइट्स हैं वो भी बहुत है, बाबा बुल्ले शाह पंजाबी के हैं, रहमान बाबा हैं पश्तों के, खुशहाल खान खटक हैं हम्म, पश्तों के, उनको पढ़ें। वो इकबाल से भी पहले गुजरे हैं, जाहिर है उन्होंने भी कोई काम की बात ही की होगी ना। सिंध के सर हम्म, सच्चल सरमस्त हैं, उनको पढ़ें। पढ़ें जी, जितना पढ़ेंगे अल्लाह ताला उतना आपका होराइजन ब्रॉड करता जाएगा। और अल्लाह ताला ने अगर इनको बड़ा नाम दिया, मुकाम दिया कि आज से सदियों बाद भी इनके नाम हमें पढ़ाए जाते हैं, तो जाहिर है उन्होंने कुछ किया है, तभी ये चीज़ें हम तक पहुंची हैं। और बस पेरेंट्स से ये दरख्वास्त कि घरों में पॉजिटिव माइंड मेकिंग करें, और असातिज़ा से भी यही दरख्वास्त कि हाथ से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल प्लीज़ बढ़ा लें। और बच्चों को कन्विंस नहीं कर सकते तो प्लीज़ उनको मारें भी मत। आपसे नहीं संभाला जा रहा, ये आपकी कमी बेशी है। बच्चे ने तो सवाल करना है, बच्चे ने तो शरारत भी करनी है। हाँ, जो बिल्कुल ही नहीं संभलते तो फिर उसके लिए इंस्टीट्यूट्स हैं, मेंटल हेल्थ के इंस्टीट्यूट्स भी हैं, डिसिप्लिन के इंस्टीट्यूट्स भी हैं, फिर आप उनको वहाँ भिजवा दें। वो उनका काम है उनको ठीक करना। और फिर भी नहीं संभलता तो फिर ऐसे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें, पहले उनका इलाज करवाएं और फिर उनको आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेजें। जी सर, तो थैंक यू सो मच सर थैंक यू फॉर फॉर योर योर टाइम। ब्यूटीफुल थोड़ा सा जज्बाती भी सर। बीच में हो गया था, लेकिन हमारी यूथ को थोड़ा सा ट्रिगर करने के लिए थोड़ा सा जज्बाती होना पड़ता है। हाँ, आई होप जो भी मेरे लिसनर्स हैं उन्होंने पेशेंस के साथ सुना होगा। मेरी जितनी भी बातें थी किसी की तरफ टारगेटेड नहीं थी, और ना ही मेरा मकसद किसी को प्रोवोक करना था। मेरा मकसद वही है जो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मकसद था, जो हमारे कायदे आज़म का मकसद था, जो हमारे जितने भी अकाबरीन गुजरे हैं, असहाबा कराम गुजरे हैं, हमारे अल्टीमेट लीडर, हमारे अल्टीमेट मोटिवेशन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो बातें उन्होंने बताई कौम साजी, जहन साजी से मुतालिक, मेरा मकसद यही है कि हम वो पॉजिटिव तरीके से अपनी यूथ तक ट्रांसफ़र करें और इनसे कोई ना कोई अमली मैदान में ऐसा काम ले लें जो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो और जो मुल्क के लिए भी बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर एक शेर के साथ कंक्लूड करना चाहूँगी। ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ, ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। आ If you जाए। have the passion of something, you will your heart will create your power and ways to make it a reality. So ऐसा thank you ही। so much, sir. Thank you so much for एनी टाइम। connecting with us. It's an honor to talk to you. सेम हियर, सेम हियर। Thank you so much. अल्लाह हाफिज जी, टेक गुड केयर ऑफ Allah योरसेल्फ। हाफिज।